हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू आर के अकाउंट्स कैफे। एंड उन बच्चों के लिए बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस जो 10th क्लास से 11th क्लास में आए। इट्स लाइक फीलिंग suddenly becoming senior from a junior student. So welcome to the senior class, 11th class. So this video is particularly for the 11th class accountancy. और ये वो सब्जेक्ट है जिसका बच्चे बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कैसा होगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट उनको लगता है कि थियोरेटिकल हैं, इकलौता यही सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल है। और ये बात सही भी है, बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और तुम्हारे ये जो बुक का नाम होगा यहाँ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का मतलब क्या है, इस पे मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। तो सबसे पहले क्योंकि अकाउंटेंसी है तो हमें बात करनी होगी अकाउंटिंग की। और अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग? बहुत सारी डेफिनेशंस है, बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशन दी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने डेफिनेशन दी है, लेकिन हमें जिस डेफिनेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है वो डेफिनेशन विच हैज बीन गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सीपीए, यानी कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट। इन्होंने जो डेफिनेशन दी है दैट इज कंसीडर्ड द बेस्ट वन। क्यों? क्योंकि इसमें काफी डिटेल्ड है और अकाउंटिंग को बहुत अच्छे तरीके से इस डेफिनेशन में इन्होंने कवर किया। तो इनके हिसाब से एज पर AICPA जो डेफिनेशन है वो है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and events which are of financial nature and interpreting the results thereof। यानी कि इस डेफिनेशन से हमें अकाउंट्स के ब्रॉड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें पता लग जाते हैं। तो पहले इसका एक बार मीनिंग देख लेते हैं, फिर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात करूंगा। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट है, ऑब्वियसली बात, आर्ट का मीनिंग मैं थोड़ी देर में डिफाइन करने वाला हूं। यहां पर हमें क्या करना होता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई व्हाट? आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर एलिजिबल टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जहां पे हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद देन वी हैव टू रिकॉर्ड देम। सो रिकॉर्डिंग इज द सेकेंड स्टेप। And after recording them in a chronological order and in a systematic manner, we classify those transactions which have been recorded in a particular manner। क्लासिफिकेशन का मीनिंग मैं यहां थोड़ी देर में नीचे बताने वाला हूं। तो क्लासिफाई करने के बाद देन वी हैव टू समराइज all the information, all the transactions which have been recorded इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। और इस तरीके से उसको हमें रिकॉर्ड करना होता है, समराइज करना होता है, क्लासिफाई करना होता है कि उसका जो इंपॉर्टेंस है वो इंप्रूव हो जाए, वो बना रहे। और हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी, हम उसको पैसे में ही रिकॉर्ड करेंगे। विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, और वो किस नेचर की होनी चाहिए? फाइनेंशियल नेचर की। एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयर ऑफ, और फिर उन सब ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो, और जो हमने रिकॉर्ड किए हैं बिजनेस में, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो होगा ही। तो उस रिजल्ट को फिर हम इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं उन रिजल्ट्स को। तो ये इस डेफिनेशन में बताया गया कि अकाउंटेंसी में जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो दी गई है, अकाउंटिंग तो सब्जेक्ट है, और सॉरी हमारा जो एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंटेंसी से थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि अकाउंटेंसी का मतलब होता है वो सब्जेक्ट जिसके थ्रू हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं। तो इनके डेफिनेशन और इनके मीनिंग हम बाद में देखेंगे। तो अकाउंटिंग का मीनिंग जो सीपीए ने दिया है वो काफी ब्रॉड है और काफी बेहतर तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। तो इस डेफिनेशन के बेस पे हम इसकी फीचर्स याद रख सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। सबसे पहली फीचर जो आती है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग इज एन आर्ट बट इट इज साइंस एज वेल। ये साइंस भी है, आर्ट तो है,
साइंस भी है। अब आर्ट क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा काम जिसको हम रेगुलर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उसकी, और धीरे धीरे हम उसमें काफी स्किल्ड हो जाते हैं, काफी इंप्रूव कर जाते हैं हम अपनी उन स्किल्स को। तो ऐसी जो एक्टिविटी होती है हम उसे आर्ट बोलते हैं। तो लेकिन ये साइंस भी है। अब साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस एक ऐसी स्टडी है किसी भी चीज की जहां पर हम कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉज एंड इफेक्ट। कुछ हुआ है तो उसके पीछे रीजन भी होना चाहिए। यानी कि अकाउंट्स के और ऐसी साइंस के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमेशा यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेविटी का है, ऊपर से कोई चीज गिरेगी तो नीचे ही गिरेगी, ये लॉ है। ऐसे अकाउंट्स के भी बहुत सारे लॉ हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, और वो लॉज हम बाद में स्टडी करेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो ये आर्ट भी है और साइंस भी है। अब आता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। डेफिनेशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जो कौन सी नेचर की है? फाइनेंशियल नेचर की है। तो ये इसकी बहुत बड़ी फीचर है कि सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन क्लासिफाइंग, हमने जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की, वो जो ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड किया आइडेंटिफाई करने के बाद, उनको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करते ही क्यों है? क्लासिफाई का मतलब होता है सिमिलर ट्रांजैक्शंस को उनकी नेचर के हिसाब से एक जगह पर रखना। लाइक सेल्स की ट्रांजैक्शंस, तो सेल्स की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सब एक जगह, परचेस की जितनी ट्रांजैक्शंस हैं वो एक जगह, क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शंस एक जगह, कैश वाली सेल्स की ट्रांजैक्शंस एक जगह, बैंक की ट्रांजैक्शंस एक जगह। तो इस तरीके से हम ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। अब क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमें, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं पहले, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर मैं रिलायंस स्मार्ट की बात करूं तो रिलायंस स्मार्ट एक बहुत बड़ा स्टोर है और इंडिया में लगभग 150-200 स्टोर हैं, और हर स्टोर पे एवरीडे लगभग 500 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो ही जाती है। 500 ट्रांजैक्शन हो ही जाती है जिनको वो रिकॉर्ड करते हैं। फिर एक स्टोर पे अगर 500 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही हैं, ये तो मैं मिनिमम मान रहा हूं, ज्यादा भी हो सकती है, तो 500 ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड हो रही है पर डे और 200 स्टोर है, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब हुआ 10,000 ट्रांजैक्शन डेली हो रही है। अगर डेली 10,000 ट्रांजैक्शन है तो महीने की कितनी हुई? 3 लाख ट्रांजैक्शन। साल की कितनी हुई? 36 लाख ट्रांजैक्शन। तो ये तो काफी ज्यादा। अब 36 लाख ट्रांजैक्शंस में अगर तुमको कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन किसी दिन चाहिए, सडनली तुम्हारे मैनेजर ने बोल दिया कि जाओ मुझे अगस्त की सेल्स निकाल के दो। अब सारी ट्रांजैक्शंस तो ऐसे ही लिखी हुई हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो कैसे ढूंढोगे? अगस्त का महीने में कहां जाओगे? वो उसमें भी स्पेसिफाई किया गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और किसी पर्टिकुलर जगह से बोल दिया तो और भी ज्यादा मुश्किल। तो इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर कि हम उन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर दें, ताकि हमें जब ढूंढना हो तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाएं जहां पे वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है, और हम वहां से वो इंफॉर्मेशन जल्दी से रिट्रीव कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे सपोज करो तुम्हारे प्रिंसिपल ने तुम्हें बोला जाओ रिसेस हो रही है और तुम प्लेग्राउंड में से और पूरे स्कूल में से 10th बी के बच्चे ढूंढ के लाओ। अब तुम जाओगे, किस किस को रोकोगे? किस किस से पूछोगे कि 10th बी में है क्या, 10th बी में है क्या? इट इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड कम्बरसम टास्क। लेकिन अगर यही काम रिसेस खत्म होने के बाद जब सारे बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में चले गए हैं और तब बोला जाए, तब तुम्हें क्या करना? सीधा सा क्लास में जाओ 10th बी में और वहां से बच्चों को ले आओ। तो इट इज वेरी सिंपल, इसीलिए उसको क्लास बोलते हैं। सो यहां पर भी हम ट्रांजैक्शंस को कैसे रखते हैं? एक क्लासिफाइड फॉर्म में, एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सिर्फ क्लासिफिकेशन से हमारा काम नहीं बनता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कोई भी बंदा अगर तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहे या इंटरेस्ट दिखाना चाहे, तो वो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस नहीं देखेगा। कितनी ट्रांजैक्शन? सपोज करो 2 कंपनी है, एक कंपनी ए है एक कंपनी बी है। कंपनी ए की 15 लाख ट्रांजैक्शन है साल में, और कंपनी बी जिसके सिर्फ 500 ट्रांजैक्शन है। तो सीधा सीधा ऐसे दिमाग जाएगा कि हाँ हम तो कंपनी ए में ही पैसा लगाएंगे। लेकिन अब आगे की बात भी सुन लो कि अगर कंपनी ए की ट्रांजैक्शंस की टोटल मॉनेटरी वैल्यू ही सिर्फ
5 करोड़ रुपए बैठ रही है, और जो वो कंपनी भी जिसकी सिर्फ 500 ट्रांजैक्शन है साल की, उनकी ट्रांजैक्शंस की वैल्यू 300 करोड़ रुपए से ऊपर है, अब बताओ कि कहां लगाओगे। सो ऑब्वियसली बात है, पहले तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उसके बाद ही हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो वो डिसीजन लेने के लिए हमें ट्रांजैक्शंस नहीं देखनी, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो रिजल्ट चाहिए। भाई ये बताओ सीधा सीधा कि तुम्हारे प्रॉफिट कितने हुए पिछले 3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में, तुम्हारे प्रॉफिट कितने हुए, कंसिस्टेंसी दिखाओ। उसके अलावा तुम्हारा जो रिजल्ट के अलावा तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन भी दिखाओ। अब फाइनेंशियल पोजीशन कहां से पता लगेगी, वो समराइजिंग का ही पार्ट है, वो समराइजिंग का ही पार्ट है। या हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम P&L अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और P&L से हमें प्रॉफिट्स पता लगते हैं और बैलेंस शीट से हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। लेकिन अब रिजल्ट भी आ गए हाथ, तब भी इनफ नहीं है, और क्यों नहीं है, मैं इसको भी एक एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में एकदम से सीधा घुस जाए। और वो ये है कि सपोज करो तुम 10th के एग्जाम दिए हैं, तुमने अभी रिजल्ट नहीं आया, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो हाँ तुम्हारे मार्क्स 70 से 80% के बीच में कहीं आने चाहिए, ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन सडनली क्या हुआ कि जब तुम्हारा रिजल्ट आया तो तुम्हारे मार्क्स आए 95%। कितने आए, 95। यू आर सरप्राइज्ड कि यार 95%, मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था, लेकिन मार्क्स तो आए हैं। तो क्या ये जरूरी नहीं हो जाता कि हम इस बात को स्टडी करें, इस बात को एनालाइज करें कि हमने एग्जाम में ऐसा क्या लिखा, किस तरीके से हमने अपने पेपर अटेम्प्ट किया कि मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्क्स आए। तो एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। वो एनालाइज इसलिए भी जरूरी हो जाता ताकि तुम ये समझ सको कि आने वाले टाइम में भी तुम अपना वही स्ट्रेटेजी फॉलो करके अपने आगे के एग्जाम दे सको। अब इसके ऑपोजिट, अगर तुम 70 से 80 के बीच में मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो लेकिन तुम्हारे मार्क्स आए सिर्फ 50%, तब भी क्या जरूरी नहीं हो जाता कि मार्क्स कम क्यों आए, इस बात का भी एनालिसिस किया जाए, इस बात का भी एक निष्कर्ष निकाला जाए कि आखिर में हुआ क्या, कहां पे गलतियां की मैंने। तो वो एनालिसिस करना बहुत हमें जरूरी हो जाता। तो रिजल्ट्स के बाद हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं उन रिजल्ट्स को, और फिर उससे अपने इंटरप्रिटेशन यानी अपने कंक्लूजन्स निकालते हैं कि आखिर में क्या हुआ। सो ये थी हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन और अकाउंटिंग की फीचर। तो बच्चों अभी हमने देखा कि डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग की, उसकी मीनिंग क्या है, एंड देन उसकी फीचर्स हमने डिस्कस की। तो अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों करते हैं, क्यों करनी है हमें अकाउंटिंग, करनी ही क्यों है। तो भैया सबसे पहला काम जो अकाउंटिंग का है, जिसका हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कि उसके लिए जो हम बिजनेस करते हैं उसके सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हम बना सकें, उनको मेंटेन करना, यानी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाना, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारी अकाउंटिंग का। यानी वही डेफिनेशन में से ही निकल के आ रहा है कि उसको रिकॉर्ड करना, देन क्लासिफिकेशन के थ्रू उसको समराइज करना, ये सारी चीजें हमको उसको एक रिकॉर्ड बना के रखना। देन सेकंड है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। ऑब्वियसली बात है, कोई भी बिजनेस करता है तो उसका मेन मोटिव तो प्रॉफिट कमाना ही होता है, तो पता तो होना चाहिए ना कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव में से एक कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस, जो भी कुछ हुआ, प्रॉफिट और लॉस। तीसरा है फैक्टर्स अफेक्टिंग नेट प्रॉफिट और लॉस। ये भी पता लगाना जरूरी है जो हम अकाउंटिंग के थ्रू करते हैं कि हमें अकाउंटिंग से पता लगता है कि हमारे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे प्रॉफिट्स को इंपैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे प्रॉफिट्स पे फर्क डाल रहे हैं, मतलब प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो किन वजह से बढ़ रहे हैं, ये हमें अकाउंटिंग से पता लगता है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी है कि अकाउंटिंग इस तरीके से बनाई जाए कि हमें प्रॉफिट को कम करने वाले या ज्यादा करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको हम समझ सकें। फिर हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव जो आता है दैट इज एसेरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस।
फाइनेंशियल पोजीशन होती क्या है? एक आदमी है, उसके पास 10 करोड़ रुपए की लैंड है, 2 प्लॉट हैं अलग से, उसके पास कैश है बहुत सारा, बहुत सारी ज्वेलरी है, उसके बैंक में अकाउंट में पैसे हैं काफी सारे। तो वो सब चीजों की वैल्यू क्या दिखा रही है? उस पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी है। तो किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कहां से पता लगती है? उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू से। तो बिजनेस का अकाउंटिंग करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसका में से एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमें ये पता हो कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी है। तो ये भी एक अकाउंटिंग का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। फिफ्थ इज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। अकाउंटिंग के थ्रू हमें, क्योंकि अकाउंटिंग में क्रॉस चेक्स होते हैं, क्रॉस चेक्स मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट जिन्हें हम बोलते हैं, उनसे या अकाउंट्स में कहीं भी डिफरेंस आएगा तो हमें पता लग जाएगी कि कहाँ पे गलती हुई। पता करने के बहुत सारे तरीके भी हैं। एवरी उस पर चेक्स भी होते हैं, मतलब चेक्स का मतलब कंट्रोल मेजर्स जो होते हैं वो भी लगे होते हैं। तो उनसे हमें पता लगती है कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, कोई जानबूझ के फ्रॉड तो नहीं कर रहा। ये सारी चीजें पकड़ी जा सकती हैं किसके थ्रू? अगर हमारा अकाउंटिंग सिस्टम मजबूत है तो अकाउंटिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव एरर्स और फ्रॉड्स का पता लगाना भी है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसको, उसकी जरूरत बहुत सारी पार्टीज को होती है, बहुत सारी पार्टीज को। लाइक सरकार को भी तुम्हारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तुम कितना कमा रहे हो ताकि उसको टैक्स मिल सके। एम्प्लॉइज भी इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उनकी सैलरी, उनका बोनस, उनका सब कुछ कंपनी से ही आ रहा। कंपनी के अगर प्रॉफिट ठीक नहीं होंगे तो उनको भी लिए टेंशन की बात है। क्रेडिटर्स भी, जिन्होंने तुम्हें उधार दिया है, लेंडर्स वो भी, इन्वेस्टर्स भी, ये सारे लोग तुम्हारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन कहां से प्रोवाइड होती है? अकाउंटिंग के थ्रू। तो इन सारी पार्टीज को इंफॉर्मेशन देना, रेलेवेंट एंड जरूरी इंफॉर्मेशन देना भी एक ऑब्जेक्टिव है किसका? अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे कि पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हुआ कि हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हमें मेंटेन करने। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमें यह पता करना है कि हमारे प्रॉफिट या लॉसेस पे कौन सी चीज इंपैक्ट डाल रही है, उन फैक्टर्स का पता लगाना। देन अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना, यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना भी अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। फिर फिफ्थ हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रिवेंट एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। हम अकाउंटिंग के थ्रू एरर्स और फ्रॉड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। और फिर लास्ट ऑब्जेक्टिव, अलग अलग पार्टीज को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी अकाउंटिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये तो थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब आता है हमारे पास कि अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या हैं। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, डेफिनेशन में भी पढ़े हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग और भी फंक्शंस हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। तो पहला फंक्शन जो आता है, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स भी है और अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा फंक्शन भी है, क्योंकि अकाउंटिंग के थ्रू ही तो रिकॉर्ड करेंगे। तो मेंटेन करते हैं क्या? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स। फिर हमारी नेक्स्ट जो फंक्शन आता है अकाउंटिंग का, दैट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज। तो अकाउंटिंग का एक फंक्शन ये भी है कि जो डिफरेंट पार्टीज हैं उनको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा सके। थर्ड इज प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस में बहुत सारी एसेट्स होती है। अगर हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है तो हमारे दिमाग में इतनी पावर नहीं होती, हमारी मेमोरी इतनी तेज नहीं होती कि हम सारी चीज याद रख सकें। हमें यही नहीं पता होगा हमारी कौन सी एसेट्स कहां पड़ी। अकाउंटिंग के थ्रू वो सारी रिकॉर्डेड होती हैं, सारी मेंटेन होती हैं, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड अप टू डेट रहता है, तो उससे हमें एग्जैक्टली पता रहता है। तो इससे हमारी जो एसेट्स होती हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहती हैं। फिर प्रोवाइड असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट। तो असिस्टेंस किसको प्रोवाइड करनी है? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट जब बिजनेस चलाती है तो उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है बिजनेस चलाने के लिए, और वो कहां से मिलती है? वो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, उनमें से मेन सोर्स में से एक अकाउंटिंग भी है। अकाउंटिंग के थ्रू हमें क्या पता लगता है
जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है वो मैनेजमेंट को हम फिल्टर करके प्रोवाइड करते हैं। रेलिवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी हम मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने डिसीजंस ले सके, अपनी प्लानिंग कर सके, अपनी कंट्रोलिंग कर सके। तो मैनेजमेंट को ये इंफॉर्मेशन किस लिए चाहिए? मैनेजमेंट आगे का प्लान कर रही है, मैनेजमेंट आगे का प्लान कर रही है। सपोज करो प्रॉफिट्स कम आ रहा है तो मैनेजमेंट की प्लानिंग चेंज होगी कि नहीं होगी? तो प्लानिंग किस बेस पे डिसाइड करेंगे? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे। और कंट्रोलिंग बिजनेस को बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स भी चाहिए होते हैं और वो भी किस बेस पे लिए जाते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे, जो कि प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा फंक्शन ये भी है और वो इंफॉर्मेशन इसलिए भी नेसेसरी होती है कि मैनेजमेंट अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन उसी के बेस पे लेती है। तो मैनेजमेंट का फंक्शन जो है अकाउंटिंग का जो फंक्शन है वो है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट। तो उसके मैनेजमेंट क्या क्या करती है? उससे अपनी प्लानिंग में यूज करती है, उसे कंट्रोलिंग के लिए यूज करती है और डिसीजन मेकिंग में भी यूज करती है। फिफ्थ जो फंक्शन है लीगल कंप्लायंस। देखो बहुत सारे लीगल कंप्लायंस होते हैं जो कि एक बिजनेस को फॉलो करने पड़ते। सेल्स टैक्स के, इनकम टैक्स के, जीएसटी के। जीएसटी और सेल्स टैक्स अब एक ही हो गया, तो मैं जीएसटी की बात कर रहा हूं अभी। जीएसटी के बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं, तो उन लीगल कंप्लायंस को फॉलो करना, उनको कंप्लीट करना, उनको पूरा रखना, अप टू डेट रखना, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। कोई नोटिस आ जाएगा नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से। तो लीगल कंप्लायंस को भी पूरा करने का काम किसका है? अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग की ही इसी हिसाब से जाती है। एंड द लास्ट वन इज फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटिंग के थ्रू हम अपने वेरियस डिपार्टमेंट्स की, वेरियस मैनेजर्स की, वेरियस जो जोनल ऑफिसर्स होते हैं बिजनेस के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जा सकता है। अगर सपोज करो 4 जोन में बटा हुआ है, ए बी सी और डी, 4 जोन है। एक जोन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, एक जोन में बहुत पुअर परफॉर्मेंस आ रही है, वो कैसे पता लगेगी? वो अकाउंटिंग के थ्रू ही पता लगेगी। तो अकाउंटिंग के थ्रू पता लगा के हम उन जोन्स की जो कि परफॉर्म कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली, वीक या पुअर जैसे भी कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स किया जा सकता है। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। यहां तक ओके है? तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने अभी पढ़े थे फंक्शंस क्या हैं और उसके जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस मतलब अकाउंटिंग करने के फायदे क्या क्या। तुम देखोगे सारे पॉइंट्स आपस में मिक्सअप है, तो तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली वही पॉइंट्स हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमारा एडवांटेज भी है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव भी है, वही हमारा फंक्शंस भी है। तो इस तरीके से आपस में काफी सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ये तुम्हारे लिए ही फायदे की बात है। तो एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो क्या अकाउंटिंग के फायदे क्या क्या, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या क्या है? तो भाई सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि इससे हमें मैनेजमेंट करने में आसानी रहती है, हमें बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। किसका मैनेजमेंट? मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, हम अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, इसके बेस पे कंट्रोलिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट में ये काफी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे पास कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं जनरली, वो हमारे पास मेंटेन रहते हैं। तो कभी हमें कुछ जरूरत पड़े तो हम आसानी से उसको जाके देख सकते हैं। इससे हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस भी पता लगते हैं। हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये पता लगता है, हमें कितने प्रॉफिट हुए, कितना लॉस हुआ है ये भी हमें पता लगता है। इससे हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी पता लगती है। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी अकाउंटिंग से पता लगती है, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए जानना। क्या तुम्हारे लिए जानना कंपलसरी नहीं है कि तुम्हारी अपनी फाइनेंशियल वैल्यू कितनी है इस टाइम पे? एज अ स्टूडेंट नहीं, अपने आप को एज अ बिजनेसमैन समझ के देखो। आप अकाउंट्स ले ली है तो अपने आप को ऐसे ही समझो फिलहाल। फिर इसके अलावा अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक, एडवांटेजेस में से एक, कि इससे हमें वो डेटा मिलता है जिससे हम अपने बिजनेस को कंपेयर कर सकते हैं, अपने बिजनेस के रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं
अपने ही प्रीवियस रिजल्ट्स के साथ या दूसरे बिजनेस के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इससे हमें फेयर आइडिया मिलता है कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं, हम कहां हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, हमें कहां कहां इंप्रूव करने की जरूरत है, हम कहां कहां किसी पर्टिकुलर बिजनेस से आगे हैं, या पहले की कंपैरिजन में हमने क्या नुकसान उठाया है, या क्या कमियां हमारे अंदर आई हैं, या क्या हमने कहां कहां इंप्रूव किया। ये सारी चीजें हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता लगती हैं। तो अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा फायदा है, और ये पता होना तो किसी भी बच्चे के लिए और किसी भी स्टूडेंट के लिए और किसी भी बिजनेसमैन के लिए, तीनों के लिए जानना। बच्चे के लिए क्यों जरूरी है? स्टूडेंट के लिए, अगर उसके मार्क्स 9th में कम आए थे 10th में ज्यादा आए तो उसे पता रहेगा। ये उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाता है और अपने आप को एनालाइज करने का मौका भी देता है। ऐसे बिजनेस में पहले कम प्रॉफिट थे अब ज्यादा हुए तो वहां भी बिजनेस को अपने आप को एनालाइज करने का मौका मिलता है। इससे टैक्स लायबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम कितना, गवर्नमेंट हमारी इनकम पे टैक्स लगाती है, किसी भी प्रॉफिट के, किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट पे टैक्स लगाती है, तो उन प्रॉफिट पे कितना टैक्स लगेगा उसको निकालना, उसको देखना कि हमारी टोटल प्रॉफिट्स पे कितना टैक्स बनना है, ताकि हम उसकी पहले से ही अरेंजमेंट कर सकें और सही टैक्स पे कर सकें, ताकि कोई लीगल प्रॉब्लम्स ना हो। तो इससे हमें हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी है उसका भी पता चल जाता है। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। तुम देखो, तुमने किसी को पेमेंट की और तुमने वो रिकॉर्ड किया है, तुम्हारे पास रिकॉर्डेड है, और उस बंदे ने जाके तुम पे केस कर दिया कि इन्होंने मेरी पेमेंट नहीं दी है 2 लाख रुपए की, वो दोबारा पेमेंट मांगता, तो तुम्हारे पास वो रिकॉर्ड है, उसके साइन किया हुआ वाउचर भी होगा, ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट भी होगा, जिसके थ्रू यह साबित हो सकता है कि तुमने एक्चुअल में उसे पेमेंट की थी। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तुमने अकाउंटिंग की, अकाउंट्स को मेंटेन किया, तो उससे तुम्हें एग्जैक्टली ये फायदा मिलेगा कि तुम उसको, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको एज एन एविडेंस तुम कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अकाउंटिंग का। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स एंड फंड्स, बिजनेस है तो पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, तो बिजनेस बहुत सारे लोन्स वगैरह भी लेते रहते हैं। तो बिजनेस जब लोन्स लेंगे तो लोन कैसे लेते हैं मालूम है? कभी लोन लेने जाओगे, अपने पापा से पूछना, तो वो तुम्हें बताएंगे कि जब भी तुम लोन लेने जाते हो तो बैंक्स बोलते हैं अपने 3 साल की आईटीआर दिखाओ। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। वो इनकम टैक्स रिटर्न में तुम्हारी इनकम, तुम्हारी इंफॉर्मेशन, तुम्हारी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, जिससे उसे पता लगती है बैंक को कि तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी कैसी है। उसके बेस पे वो तुम्हें लोन देते हैं। ऐसे ही बिजनेस को भी अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करेगा, अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करेगा, तो लोन नहीं मिलेगा। तो अकाउंटिंग के थ्रू हमें लोन्स लेने में या फंड्स को रेस करने में काफी फायदा मिलता है, हेल्प मिलती है। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है। ये थे हमारे एडवांटेजेस। तो अब हमारे पास आता है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, तो भाई लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर्सनल जजमेंट से इंफ्लुएंस हो सकती है। अलग अलग लोगों के सोचने का तरीका अलग अलग होता है, तो उन लोगों की अपनी पर्सनल ओपिनियन अलग अलग हो सकती है, डिफर हो सकती है। उसके बेस पे अगर उसने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं तो यहां वो रिजल्ट कंपेरेबल नहीं रह जाता, उनमें थोड़ा सा ग्लिचेस आएंगे। तो ये पर्सनल जजमेंट से अफेक्ट होता है, ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। दूसरा, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पे बेस्ड होती है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस बहुत सारी हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स का जो इंटरप्रिटेशन है वो भी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो अगर इंटरप्रिटेशन अलग हुआ तो उसके रिजल्ट भी अलग ही आएंगे, और उसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमारे अकाउंटिंग के रिजल्ट्स पे आएगा। तो ये भी एक अकाउंटिंग की बहुत बड़ी हमारी लिमिटेशन हो जाती है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, हमें तो एनुअल इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक्चुअल रिजल्ट तो तभी पता लगेगा जब बिजनेस बंद होगा।
और बिजनेस अभी बंद होने वाला नहीं है, तो जब तक के लिए हमें उसी जो गिवन प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन है उसी से काम चलाना पड़ेगा। बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट रिकॉर्ड नॉन मॉनिटरी एस्पेक्ट्स। ये एक बहुत बड़ी कमी है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो किसी भी बिजनेस की सक्सेस को, उसके प्रॉफिट्स को, उसके लॉसेस को, उसके रनिंग को, उसके गुडविल को, बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। अब वो कौन कौन सी हो सकती है? सपोज मैनेजमेंट कैसी है, अच्छी है, खराब है, कोऑर्डिनेटेड है, कैसी है? तो अगर मैनेजमेंट अच्छी हुई तो उसका ऑब्वियस सी बात है कि हमारे प्रॉफिट्स पे फर्क आएगा। लेकिन मैनेजमेंट अच्छी है उसको हम मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये हम उसे रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। लेकिन उसका इंपैक्ट तो है ना बिजनेस पे, तो अकाउंटिंग उस चीज को इग्नोर करती है। मैनेजमेंट के और एम्प्लॉइज के रिलेशन कैसे हैं, उनका भी हमारे प्रॉफिट से डायरेक्ट लेना देना है, लेकिन वो भी रिकॉर्ड नहीं हो सकते बिकॉज वो एक नॉन मॉनिटरी एस्पेक्ट है। ऐसी बहुत सारी बाहर के सोशल डायनामिक्स कैसे हैं, हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है वो कैसे चेंज हो रहा है, उनका क्या इंपैक्ट है, वो भी नॉन मॉनिटरी है, हम उसको भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग की बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि दे डू नॉट रिकॉर्ड नॉन मॉनिटरी एस्पेक्ट्स। फिर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट, अकाउंटिंग जो होती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है। मतलब तुमने कोई एसेट 10 लाख की खरीदी, अरे वो उस टाइम पे 10 लाख की खरीदी, तुम उसी पे अपनी रिकॉर्ड मेंटेन करते आ रहे हो। वो चीज मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। अब से 10 साल पहले स्मार्टफोन, जब टच स्क्रीन वगैरह वाले फोन तो बहुत कॉस्टली हुआ करते थे। आज की डेट में वही चीज उससे ज्यादा बेहतर, उससे ज्यादा फीचर वाली, वो अब उसकी कंपैरिजन में आधे से भी कम प्राइस में, लेकिन तुम अभी तक अकाउंटिंग कर रहे हो उस पुरानी कॉस्ट पे। सो उससे रिजल्ट्स तो अफेक्ट होंगे ही होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है अकाउंटिंग की कि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे काम करती है। नेक्स्ट है विंडो ड्रेसिंग। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी अक्सर आ जाता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब सीधा सीधा हम ऐसे कह सकते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन या चीटिंग भी कह सकते हो। मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं कि सपोज करो मैं अकाउंटेंट, मैं अपने बिजनेस के अकाउंट्स बनाता हूं, मालिक से मेरे अच्छे टर्म्स हैं, ट्रस्ट भी है, लेकिन ऑफिस में मेरा एक फ्रेंड भी है। वो फ्रेंड मेरे पास आया, उसने बोला यार मेरी बाइक ना खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया था तो खराब हो गई है और काफ़ी ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, 16,000 रुपये मांग रहा मैकेनिक, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, यार मेरी हेल्प कर दें कुछ ऐसा। क्योंकि हम काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं तो मैंने क्या किया, ठीक है, वो ऑफिस टाइम में एक्सीडेंट दिखाया और वो एक्सीडेंट ऑफिस टाइम में दिखाने के बाद उसका एक्सपेंस ऑफिस एक्सपेंसेस में दिखाया, जो कि मोरली गलत है, लेकिन ऐसा हो तो सकता है ना, एंड दिस इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग भी अकाउंटिंग में पॉसिबल है और ये भी इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। नेक्स्ट इज बिकॉज इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से अकाउंटिंग डेटा जो होता है वो इनकरेक्ट भी हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग, अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग फॉर फ्यूचर। ओके गाइस, तो ये हमने अभी देखे एडवांटेजेस क्या क्या है, हमारी लिमिटेशंस क्या क्या है। तो ओके गाइस, इस चैप्टर का जो तुम्हारा अकाउंटिंग बेसिक्स है, अकाउंटिंग बेसिक्स का जो चैप्टर हम कर रहे थे अभी तक, उसमें ये लास्ट पॉइंट है हमारे पास। एक पॉइंट है जो मैं अभी छोड़ रखा है, वो मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, क्वांटिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि अकाउंटिंग की जो क्वांटिटेटिव फीचर्स, क्वांटिटेटिव मतलब जो एक्चुअल में होनी चाहिए, वो कौन कौन सी हैं। तो पहला, इट सेज रिलायबिलिटी, इट सेज रिलायबिलिटी। तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, जो अकाउंटिंग हम बनाते हैं, अकाउंटिंग जो करते हैं, दैट शुड बी रिलायबल। यानी इस तरीके से अकाउंटिंग हमें करनी है, रिकॉर्ड्स आर टू बी प्रिपेयर्ड, बुक्स आर टू बी प्रिपेयर्ड इन सच अ मैनर
that the information provided is reliable, वो रिलायबल होनी चाहिए. देन सेकेंड पॉइंट इज रेलेवेंस, यानी जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हम बना रहे हैं वो हमारे बिजनेस से और हमारे काम के होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए, यानी कि वो आज की डेट में हमारे लिए रेलेवेंट डेटा प्रोवाइड करने वाली चीज होनी चाहिए. ऐसा नहीं कुछ भी इररेलेवेंट लिखा हुआ है ऐसे ही, सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? रेलेवेंट होनी चाहिए. एंड नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी. अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब जो अकाउंटिंग है इस तरीके से की जानी चाहिए, इस तरीके से प्रेजेंट की जानी चाहिए कि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, हम उसे आसानी से समझ सकें. एंड लास्ट पॉइंट इज कंपेरेबिलिटी. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल. हम उसको इस तरीके से बनाएं कि हम उसको कंपैरिजन के लिए यूज कर सकें, चाहे वो अपने बिजनेस के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं, इंट्रा बिजनेस और इंटर बिजनेस. तो अब हमारा एक लास्ट पॉइंट जो कि है हमारे पास, विच आर द पार्टीज interested in accounting information. तो जो भी अकाउंटिंग हम बनाते हैं, अकाउंटिंग जो करते हैं, उससे जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसमें किस किस का इंटरेस्ट है. तो दो तरीके के यूजर्स होते हैं. तो पहला यूजर्स या पार्टीज जो भी हम कह सकते हैं, जैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उसके हिसाब से लिख देना. तो यूजर्स दो तरीके के हो सकते हैं. एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आता है? एक तो ओनर्स आते हैं, ओनर एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए ओनर्स लिखा. और दूसरे कौन हो सकते हैं? मैनेजमेंट. दूसरा कौन हो सकता है? मैनेजमेंट. और एक्सटर्नल में हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे लोग हो सकते हैं, एम्प्लॉइज हो सकते हैं. और कौन हो सकता है? हमारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, हमारे लेंडर्स हो सकते हैं. और कौन हो सकता है? गवर्नमेंट हो सकती है. और कौन हो सकता है? रिसर्चर्स हो सकते हैं, जिनका काम ही रिसर्च करने का होता है. इनको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं तुमको जल्दी जल्दी से. और कौन हो सकता है? इन्वेस्टर. और कौन हो सकता है? इन्वेस्टर. मैं यहां लेंडर के साथ ही लिख देता हूं उसको, इन्वेस्टर्स. ओके. तो इंटरनल में ऑब्वियसली बात है, जो अकाउंट्स बन रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसका होगा? ओनर का ही होगा. तो इसलिए इंटरनल में सबसे पहला जो बंदा है इंटरेस्टेड होगा वो है हमारे ओनर्स. फिर मैनेजमेंट जो बिजनेस को चलाती है, मैनेजमेंट को भी तो पता होना चाहिए कि कैसा बिजनेस चला है, हमारे रिजल्ट क्या है. रिजल्ट कहां से पता लगेंगे? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से. तो मैनेजमेंट भी इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होती है. तो ये हमारे लेकिन कौन से यूजर्स हैं? जो कि हमारे इंटरनल यूजर्स हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटर्नल यूजर्स. एक्सटर्नल यूजर्स में सबसे पहले एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज का क्या इंटरेस्ट है? एम्प्लॉइज की सैलरी कहां से आती है? बिजनेस से. एम्प्लॉइज का बोनस कहां से आता है? बिजनेस से. तो बिजनेस के प्रॉफिट ठीक होंगे तो उनकी सैलरीज वगैरह भी तो ठीक ही होंगी ना. तो इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. नेक्स्ट क्रेडिटर्स, जिन लोगों ने हमें उधार दिया है, जिन लोगों ने हमें उधार दिया है, तो क्या वो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे हमारे बिजनेस में? सपोज करो तुमने कोई बिजनेस खोला है और तुमने किसी बंदे से उधार माल खरीदा 3 लाख रुपए का, तो क्या वो नहीं देखेगा कि तुम कैसे कर रहे हो, कहीं उसके 3 लाख रुपए डूब तो नहीं जाएंगे? इसलिए वो भी कहां पे इंटरेस्टेड होगा? तुम्हारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होगा. नेक्स्ट इज लेंडर या इन्वेस्टर्स. किसी ने अगर हमें उधार पैसे दिए हैं या इन्वेस्ट किया हुआ हमारे बिजनेस में, ऑब्वियसली वो भी तो अपने पैसे को देखेगा ना कि कहीं डूब तो नहीं जाएगा. इसलिए वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड रहेगा. गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए होता है.
और टैक्स किस पे लगता है? प्रॉफिट्स पे लगता है। तो गवर्नमेंट भी तो इंटरेस्टेड रहेगी प्रॉफिट ठीक निकाल के दिए भी कि नहीं दिए। कहीं 5 रुपए का प्रॉफिट निकाल के दे दो कि हाँ जी प्रॉफिट ही नहीं हुआ हमें, तो गवर्नमेंट भी चेक करेगी तुम्हारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, और इसलिए गवर्नमेंट भी उन पार्टीज में शामिल है। रिसर्चर्स यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही रिसर्च करने का होता है कि कौन कौन से बिजनेस, जैसे इंडिया टुडे मैगजीन है, बिजनेस टुडे मैगजीन है, ये सारी मैगजीन का काम होता है कि अलग अलग बिजनेस के रिपोर्ट्स निकालना, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स निकालना, उनको कंपेयर करना, बहुत सारे काम करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनकी बुक्स वगैरह इसी से चलती है, उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, इसलिए वो भी तुम्हारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होंगे ही होंगे। तो ये था हमारा चैप्टर अकाउंटिंग एंड इट्स बेसिक्स। इसके बाद का जो चैप्टर हमारा आएगा दैट इज अकाउंटिंग टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग, और इसी के साथ हम जो चैप्टर इन्वॉल्व करके पढ़ेंगे दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, यानी कि थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो गाइस आज के लिए यही, प्लीज वॉच द वीडियो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन छोटी छोटी चीजों को देखें, सीखें, समझें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज, and if you like the video, please like, share and subscribe. Thanks.